हेलो फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में स्वागत करता हूं। आप लोगों को ये मेरा 14वां लेक्चर है। इसके पहले मैंने 13 लेक्चर और लिए हैं। जो हमारे नए स्टूडेंट या इकोनॉमिक्स को सीखने वाले लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं, वो जाके इसके प्रीवियस वाली भी क्लास देख लेंगे, जिससे उनका एक जो तारतम्यता है इकोनॉमिक्स के साथ वो बन जाएगी और उनका एक एनालिटिकल पावर जो है इकोनॉमिक्स को लेकर वो बढ़ जाएगा। मैं इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने जैसा आपको बताया कि 12 लेक्चर जो हैं वो मेरे बेसिक हैं। मैंने इकोनॉमिक्स का पूरा डायमेंशन खोला है। उसके बाद मैंने 13वें लेक्चर से जो है अपना सिलेबस स्टार्ट किया है। सिलेबस में आप सिलेबस में तभी आएँ जब उसके पहले वाले लेक्चर को देख लें, तभी आपको यहाँ से आप सारी चीज़ें लिंक कर पाएंगे। 13वें लेक्चर में मैंने 2 टॉपिक, जो मेंस के 10 टॉपिक हैं उसमें से मैंने 2 टॉपिक को एक साथ में लिया है, निवेश मॉडल और उदारीकरण। इन दोनों को साथ में मैं लेके चल रहा हूँ। मैं आपको निवेश मॉडल और उदारीकरण में, इसके पहले मेरा एक लेक्चर हो चुका है। मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको जहां मैंने छोड़ा था तो मैं आपको पढ़ा रहा था डिवेंचर और बॉन्ड। डिवेंचर और बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है? मेनली उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं होता है। दोनों ऋण पत्र हैं और दोनों पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए ही किया गया कार्य होता है। दोनों पब्लिक से पैसा जो कलेक्ट करते हैं, वो एक तरीका है डिवेंचर जारी करके और दूसरा तरीका है बॉन्ड जारी करके। तो डिवेंचर में क्या होता है और बॉन्ड में क्या होता है, कुछ चीज़ें जो अंतर हैं मैं उनको आपको बताता हूँ। डिवेंचर में क्या होता है कि कोई कंपनी, एक कंपनी है कोई जो कि रजिस्टर्ड है 1956/2013 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। कोई भी कंपनी तभी कंपनी कही जाएगी जब 1956/2013 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। जब कोई कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए या ऋण पत्र जारी करती है या लोन लेने के लिए पब्लिक से, तो उसको जो है डिवेंचर कहते हैं। यह एक प्रकार का ऋण पत्र होता है। ठीक है, ऋण पत्र। एक अंतर हो गया, यानी कि ये जो है कंपनी जारी करती है, डिवेंचर जो है कंपनी जारी करती है। इसकी अवधि क्या होती है? ये 1 साल से अधिक का होता है, यानी दीर्घकालिक होता है। डिवेंचर जो है इसकी जो प्रकृति होती है वो दीर्घकालिक होती है। ठीक है, और ये एक ऋण पत्र है। ये क्या है? एक ऋण पत्र है। ऋण पत्र का मतलब आप इसको रटने मत लगिए कि ऋण पत्र है, दीर्घकालिक है, ऐसा कुछ नहीं। आप सिंपली ऐसा समझिए कि कोई कंपनी है और उसको पैसे की ज़रूरत है, तो पैसा लेने का उसके पास क्या तरीका है? एक तो तरीका है कि वो जाके बैंक से ले ले, और दूसरा तरीका ये है कि वो पब्लिक से ले ले। तो पब्लिक से लेना जब प्रेफर करती है तो पब्लिक के लिए वो डिवेंचर जारी करती है। डिवेंचर जारी करती है तो उसका जो डिवेंचर, अब इसमें यही चीज़ है कि कंपनी जब पैसा चाहती है पब्लिक से तो वो डिवेंचर जारी करती है। अब उसी की हम प्रॉपर्टीज़ लिखते चले गए। क्या है? कंपनी अधिनियम 1956/2000 के तहत अंतर्गत वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी वो जो है वही, मतलब यानी कि कहने का मतलब क्या है, कंपनी जो है डिवेंचर जारी करती है। ये दीर्घकालिक प्रकृति की ऋण पत्र होता है, ये एक ऋण पत्र होता है। मतलब बहुत सारे अंतर हम लिखने के लिए ही लिख रहे हैं, जिससे एक आपकी समझ बन जाए। आपकी कॉपी में थोड़ा सा चला जाएगा तो आपको जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको काफ़ी इससे जो है काफ़ी सरल महसूस होगा आपको। और बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड कंपनी के अलावा जब कोई संस्था पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है तो उसके लिए वो बॉन्ड जारी करती है। इसमें क्या होता है? कंपनी के अतिरिक्त कोई संगठन, ठीक है, कोई संस्था, अतिरिक्त संस्था, इतना आप कॉपी में चले जाने देंगे तो आपको इससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कंपनी के अतिरिक्त कोई संस्था है जो कि वो अगर
पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए जारी करती है अपना ऋण पत्र, तो उस ऋण पत्र को हम बांड कहते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है, ऋण पत्र ही है। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का ऋण पत्र है। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल में आप ये समझ लें कि जैसे आपने सुना होगा ICICI बैंक ने जो है अपना बांड जारी किया था, इसका नाम क्या था, ICICI बांड। IDBI ने जारी किया था IDBI बॉन्ड। ठीक है, ये पहले जो हमारे सीनियर लोग हैं, घर में दादा बाबा लोग हैं, वो ऋण पत्र खरीदने में ज़्यादा विश्वास करते थे, क्योंकि शेयर बाज़ार से वो बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उनकी। तो वो बांड, चूँकि बांड थोड़ा सिक्योर रहता है, इसमें ऐसा रहता है कि ये ऋण का प्रकृति का होता है, यानी कि आप जब आपने किसी को पैसा दिया है तो ब्याज के साथ वो आपको कंपलसरी रूप से वापस ही करेगा। ठीक है, तो कंपलसरी रूप से जहाँ जुड़ जाता है, तो हमारे जो पूर्वज या दादा बाबा लोग हैं, तो उनको जो है ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। उनको कछुए के चाल में चलना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सुरक्षित चलना। खैर, उस टाइम की ये डिमांड भी थी। अब चूँकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी तेज़ हो गई है कि हम कछुए की रफ्तार से चलेंगे तो हम लोग पिछड़ जाएंगे। तो हमारे जो युवा वर्ग हैं वो जो है शेयर मार्केट यानी इक्विटी शेयर में निवेश करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। हमारे पूर्वज लोग बचाते थे, या तो उनको वो प्रॉपर्टी खरीदते थे या इस तरह के ऋण पत्र खरीदते थे। वो भी उस टाइम का बहुत अच्छा निवेश का तरीका था, क्योंकि वो हमेशा बदलता रहता है। कभी इकोनॉमिक्स इस टाइम जो उन्होंने किया वो अच्छा रहता है, और कभी इस टाइम आप देखेंगे तो जो आज के लोग कर रहे हैं वो अच्छा होता है। वो टाइम टाइम का हेर फेर होता है। ठीक है, तो डिवेंचर ये हो गया कि ये कंपनी जो है जारी करती है, ये दीर्घकालिक होता है। ये ऋण पत्र है, ये भी दीर्घकालिक ही होता है। ठीक है, इसका भी जो प्रकृति है वो दीर्घकालिक ही है। अब मैं आगे आपको बताता हूं। इसमें जो है, जैसे कंपनी जब डिवेंचर जारी करती है तो वो एक स्कीम भी दे सकती है और देती है कभी कभी। ये डिवेंचर के 8 प्रकार हैं, लेकिन चूंकि आप ये कॉमर्स की क्लास नहीं चल रही है, इसमें 8 प्रकार ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसमें एक महत्वपूर्ण होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो कन्वर्टेबल रहता है कि पहले आप जब खरीदेंगे तो डिवेंचर प्रकृति का रहेगा, यानी ऋण प्रकृति का, और आप जब इस टाइप के डिवेंचर को खरीदेंगे, कन्वर्टेबल डिवेंचर को, तो उसमें पहले वो डिवेंचर टाइप का रहता है, यानी ऋण पत्र की प्रकृति का, लेकिन जब उसमें टाइम पीरियड जो रहता है उसके बाद वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे शेयर को जो है हम कन्वर्टेबल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिवेंचर जो है जो कन्वर्ट हो जाते हैं आगे चल के इक्विटी शेयर में, तो उनको हम कहते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। एक इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो बांड जो होता है वो कन्वर्टेबल नहीं होता है। ठीक है, ये कन्वर्टेबल नहीं होता है और ये कन्वर्टेबल होता है, यानी कि ये बांड जो है बाद में शेयर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन इसके पास ये होता है, जो कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है वो जो है बाद में कन्वर्ट हो जाता है शेयर में। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि भारत सरकार भी जो है अपने बांड को जारी करती है। जैसे इसमें कई बांड हैं। एक तो ये जो है NSC, दूसरा किसान विकास पत्र। ठीक है, भारत सरकार भी, अच्छा अब आप सोचेंगे कि भारत सरकार को क्या ज़रूरत है बांड जारी करने की। तो भारत देश की तो बहुत बड़ी समस्या है। जैसे बहुत सारे ये बांड होते हैं, जैसे मसाला बांड, बहुत कई प्रकार के जो है बांड होते हैं। तो ये जो सरकार है, भारत सरकार, इसके पास क्या पैसे की तंगी है कि जो ये इतना बड़ा से ये सारे बांड वगैरह जारी करती है। तो आप इसकी समस्या सुनेंगे तो इसकी तो बहुत बड़ी समस्या है। अब आप समझिए कि हम आपको 2022-2023 इसके बजट में जो है इसका जो खर्चा है मैं आपको बताता हूँ। भारत सरकार का जो 2022-23 का जो बजट है, इसमें भारत सरकार खर्चा कितनी करने वाली है आप जान लें। भारत की जो खर्चा होने वाला है
39.45 लाख करोड़ का। ठीक है, 39.45 लाख करोड़ का। ठीक है, और इनकम पता है कितनी है भारत की? इनकम जो होती है वो इनकम है 22 मतलब यानी आप समझ लें कि 22 लाख करोड़। ठीक है, 22 लाख करोड़ की, यानी कि व्यय भारत सरकार करेगा 39.45 लाख करोड़, यानी 39 लाख करोड़ का, और उसका जो इनकम है वो 22 लाख करोड़ का। कितना बचा? 17 लाख करोड़, यानी घाटा कितना हुआ? 17 लाख करोड़ का। ये आज से नहीं चल रहा है, ये 1951 से जब हम लोग होश हवास में आए हैं तब से हमारी स्थिति यही है कि हम हमेशा घाटे में रहते हैं, क्योंकि हम स्टेबल हो रहे हैं। हमें स्टेबल होने के लिए, क्योंकि हम खर्चा नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ की रफ्तार कम हो जाएगी। ग्रोथ की रफ्तार कम हो जाएगी तो हमारे लिए आय का सृजन नहीं होगा। जब आय का सृजन ही नहीं होगा तो हमारी स्थिति क्या रहेगी, आप खुद समझ सकते हैं। इस सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बहुत पहले, ये हमारे लेक्चर में सारी चीज़ें बहुत विस्तृत हैं, इसलिए मैं थोड़ा शार्ट करके आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आप, हमको उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अब समझिए कि 17 लाख करोड़ रुपया हमारा नुकसान है, मतलब हमारे पास इतना है ही नहीं। आप सोचिए कि मैंने चूँकि बजट बना लिया कि हमको इतना खर्चा करना है, और मेरे पास आएगा कितना? ये 22 लाख करोड़। आप ये बजट जान लें कि बजट पूर्व में बनाया जाता है, आय और व्यय को एक आकलन करके, यानी कि हमारे पास पैसा आ नहीं जाता है कि हम उसके टाइम पे फिर बजट बनाएं, बल्कि हमारा एक प्लानिंग होता है। जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तब हम लोग बजट बना लेते हैं कि हमको कितना हमारा आय होगा और हमको कितना व्यय करना है, और उसमें सबसे पहले हम ये तय करते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट कितना रहना चाहिए। जैसे हमने फिक्स कर दिया कि 7% मेरा ग्रोथ रेट रहे, यानी कि विकास दर हमारी जो है 7% रहे, तो 7% ग्रोथ रेट के लिए ये तय हो जाता है कि हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा। खर्चे का मतलब निवेश। आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बताया हूँ, लेकिन आप ये जान लें कि जैसे क्या है कि सबसे ज़रूरी किसी देश की तरक्की, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे किसी भी देश की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उस देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाए। यदि उत्पादन होगा सबसे ज़्यादा तो आप ये समझिए कि उस देश की आय बढ़ेगी। जितना उत्पादन होगा उतना ही उस देश की आय बढ़ती है, तो देश की आय यानी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो इससे क्या होगा कि लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा। जीवन स्तर इनका अच्छा होगा। जीवन स्तर अच्छा होगा तो इनका निवेश बढ़ेगा तो पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी तो उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी। उत्पादन करने की क्षमता जब बढ़ जाएगी तब लोगों का आय का सृजन हो जाएगा। आय का सृजन मतलब लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जरूरी हैं कि आय का सृजन आपके लिए कैसे होगा, जब उत्पादन होगा। तो सर्वमान्य जो मान्यता है कि हम शुरू कहाँ से करें, इस क्लास के बारे में जो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की है, तो प्लीज़ आप जाके थोड़ा सा पीछे में ज़रूर देख लेंगे तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो निवेश जो है सर्वमान्य मान्यता है कि आप उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश करिए। तो ये सारी चीज़ें हम निवेश की तरफ जा रहे हैं। निवेश के लिए क्या ज़रूरी है? घरेलू पूंजी, एक विदेशी पूंजी। तो घरेलू पूंजी के लिए क्या ज़रूरी है? बैंक और कंपनी का होना। तो हम उसी कंपनी के कॉन्सेप्ट पे धीरे धीरे सारी चीज़ें हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो आप समझिए कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हमको इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो मैंने जो ग्रोथ रेट तय की है 7% या 8%, वो हमें प्राप्त होगी। और ये जब तक 7% ग्रोथ रेट नहीं प्राप्त होगी तो हमारे अतिरिक्त लोगों के लिए आय का सृजन नहीं होगा। कैसे? जैसे भाई जो अभी हमारा आय का सृजन हो रहा है वो जितने लोग हैं उनमें बटा हुआ है। तो आगे जो जिनके लिए आय का हमें सृजन करना है तो उनके लिए ज़रूरी है कि हम उत्पादन भी तो बढ़ाएं। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वही दर तय करते हैं कि 7% अतिरिक्त उत्पादन हो।
अतिरिक्त उत्पादन होगा तो अतिरिक्त लोगों को कार्य मिलेगा, अतिरिक्त लोगों का जो है जीवन स्तर सही होगा। तो ये है ग्रोथ रेट। ठीक है, अब हमारा जो है कि हमको ग्रोथ रेट पाना है तो अब हम इतना खर्चा करेंगे, लेकिन हमारे पास इनकम कितनी है, सिर्फ इतने की। ये 17 लाख करोड़ रुपया तो हमारे पास है ही नहीं। तो हमारे पास क्या तरीके हैं कि हम जो है इतना 17 लाख करोड़ रुपए लाया जाए। ये तो लाना ही पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं लाएंगे तो आपका विकास दर रुक जाएगा। विकास दर का रुकने का मतलब है कि आपका देश तरक्की पे नहीं जा रहा है, वहीं पे स्थिर है, बल्कि उससे भी बुरी स्थिति होती चली जाएगी। क्योंकि जो जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके आय का सृजन नहीं होगा, तो ये सारी दिक्कतें आती चली जाएंगी। आप सारी चीज़ें समझ रहे हैं। अब आप समझिए 17 लाख करोड़ रुपया हमें कैसे मिलेगा। हमारे पास कुछ तरीके हैं। तरीके ये हैं कि जैसे हम अपनी जो प्रॉपर्टी है, PSUs वगैरह को आप बेचने की बात देख रहे होंगे, विनिवेश किया जा रहा है। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम ऋण लें। ऋण किससे लें? या तो घर के बाज़ार से या तो बाहर के बाज़ार से। तो अगर हम घर के बाज़ार से लेने वाले हैं तो हम उसके लिए बांड जारी करते हैं, जिसको पब्लिक जो है खरीदती है। ऐसा नहीं है कि किसी देश के बांड को दूसरा देश नहीं खरीदता है। यदि उसकी इच्छा हो तो दूसरा देश भी उसके बांड को खरीद सकता है। जैसे अमेरिका के बांड का बहुत बड़ा खरीदार जो है चाइना है और जापान है। चाइना पता है वहाँ का तकरीबन 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बराबर, ट्रिलियन डॉलर, 1.7 ट्रिलियन डॉलर का खरीदार है अमेरिका के बांड का। भारत भी जिसमें 15 से 18 बिलियन डॉलर का खरीदार है। और इसमें जापान जो है 1.09 के आसपास ट्रिलियन डॉलर का खरीदार ये भी है अमेरिकन बांड का। तो दूसरे देश भी बांड खरीदते हैं। तब आप समझिए कि 17 लाख करोड़ रुपए हमें इकट्ठा करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कहीं से ऋण लेंगे। तो यदि हम अपने मार्केट से ही ऋण लेने के लिए जा रहे हैं तो हमें बांड जारी करना पड़ता है। ठीक है, अब बांड के बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या क्या होता है। मैं इसको साफ़ कर लूँ और मैं इसको स्टॉप करता हूँ कि आपके लिए मैं इसको साफ़ करने में जो 1-2 मिनट लगे तो वो मैं आपके लिए समय बचा सकूँ। ठीक है, अब इसे सरकार कई नाम से जारी करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि NSC हो गया, किसान विकास पत्र हो गया। तो सरकार ये लोगों को नहीं बताती है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, आप जो है हमें लोन दें, बल्कि वो एक प्रकार से, चूँकि ये चीज़ बताएगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई लोन लेने के लिए जाएगा जब वो जानेगा कि भारत देश की इतनी ख़राब स्थिति है। वो एक्चुअली ये कहती है कि देखिए आज निवेश का एक सुनहरा मौका, तो एक ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी करवाती है। ऐसा नहीं कहती कि मेरी स्थिति बहुत ख़राब है कि आप जो है हमें लोन दीजिए, क्योंकि इससे एक अशांति जैसा फैल जाएगा। हालांकि सब जानते हैं ऐसा नहीं है कि, लेकिन वो अपने आप से नहीं कहता है। ठीक है, बाकी जो इकोनॉमिक्स पढ़ा लिखा है वो जानता है कि किस लिए ये जारी किया जा रहा है। कोई शौकिया नहीं जारी किया जा रहा है कि उसको शौक़ लगा है कि मैं लोगों को प्रॉफिट कराने के लिए ये सारी चीज़ें करूं। वो ऐसी कोई उनका उद्देश्य नहीं है इस चीज़ को लेके। बाकी तो देश को साथ में वो ऊपर ले जाना ही चाहती है, सरकार की ये मंशा ही होती है। लेकिन वो सरकार की मंशा इस माध्यम से नहीं है कि उससे कर्ज को दोगुना करके दे देना जैसा, बल्कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाकर उससे जो आय का सृजन हो, लोगों में वितरित हो, उससे उनका ग्रोथ हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे तो RBI के पास इतना पावर है कि वो बहुत सारा पैसा छापे और सबके पास अकाउंट में डाल दे 10-10, 20-20 लाख रुपया। लेकिन इससे समस्या ये आएगी कि लोगों के पास फिर देखो मनी के पास ये क्षमता है कि वो डिमांड को बढ़ा सकता है, लेकिन सप्लाई को नहीं बढ़ा सकता। तो डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो उसी वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मैं आपको कहूँ कि हम 10 लोग हों और 10 लोगों के रात में पता चले कि 20-20 लाख रुपया आ गया, तो हम लोग सबसे पहले कुछ ढूंढना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए हम 10-12 लोग एक ही मिजाज के हैं, तो हम लोग सोचेंगे कि 20 लाख आ गया, चले कहीं ज़मीन ले लें। जब हम 20 लोग, ये मान लीजिए पूरी मार्केट में सभी के पास आ गया वो 20-20 लाख रुपया, तो सभी लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे। जैसे मान लीजिए ज़मीन की तरफ गए तो सब जो 11 लाख की ज़मीन है फिर उसी को आप पूछने, तो ऐसे उसका रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि सबके पास पैसा होगा। और वो चीज़ तो लिमिटेड ही है, क्योंकि वो सप्लाई को नहीं बढ़ा सकता। पैसा जो है डिमांड को बढ़ाता है। जब डिमांड बढ़ जाएगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा, सप्लाई नहीं बढ़ पाएगा
इससे उसका रेट बढ़ जाता है। इसलिए हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, सरकार भी ये नहीं करेगी। सरकार की दिक्कत है, इसलिए ये सारी चीज़ें वो बांड जारी करता है। तो सरकार बांड किस लिए जारी करता है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि जीरो कूपन बांड क्या होता है। जीरो कूपन बांड, इसकी जो प्रकृति होती है, ये ब्याज नहीं देता, ये कोई जो है इंटरेस्ट आपको नहीं देता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये इंटरेस्ट नहीं देगा तो ये कैसे इसको कोई ख़रीदेगा। लेकिन ये इसको ऐसे ख़रीदा जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई, आप सोचो कि 10 रुपए की नोट जो होती है उस पर जो उसकी फेस वैल्यू छपी होती है, फेस वैल्यू के बिहाव पे ही उसकी वो जो है उसकी वैल्यू तय होती है। तो उसी तरह से जो जीरो कूपन बांड होता है, ये मान लीजिए 100 रुपये का है, इसकी फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपये की है, लेकिन इसको एक मैच्योरिटी पीरियड बताया जाता है, जिसे मान लीजिए 8 वर्ष का, 8 वर्ष का, ठीक है। अब इसमें ये कहा जाता है कि जो बांड निर्गत करता हो संस्था होती है, उसके द्वारा ये कहा जाता है कि मैं 8 वर्ष में ये 100 रुपये के बराबर फेस वैल्यू कर दूंगा। लेकिन वो दिया कितने में जाता है, जैसे इसको मान लो 40% ऑफ कर दिया गया, 40% ऑफ कर दिया गया या 50% ऑफ कर दिया गया, छोड़िए 50% ऑफ कर दिया गया, यानी इसको 50 रुपये में बेचा जाता है। जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपया है, इसको 50 रुपये में बेचा जाता है। लेकिन बाद में ये 8 साल के बाद इसकी कीमत जो है 100 रुपया हो जाती है। तो ये जीरो कूपन बांड है। इस तरह से जो है ये काफ़ी पॉपुलर भी होता है, ये काफ़ी ऐसे बेचा जाता है, ठीक है। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो सरकार जारी करता है बांड, उसको सोवरेन बॉन्ड कहते हैं, सोवरेन बॉन्ड, ठीक है। सोवरेन बॉन्ड, या इसको हिंदी में कहते हैं संप्रभु बांड, ठीक है। सोवरेन बांड जो सरकार जारी करता है बांड, उसको सोवरेन बांड कहते हैं। जो कॉमन उसका नेम है जनरली सारे देशों में, तो इसको सोवरेन बॉन्ड कहते हैं, जो सरकार अपने द्वारा निर्गत करती है, ठीक है। जब सरकार की जैसे एक और बॉन्ड होता है क्वासी सोवरेन बॉन्ड, क्या होता है, क्वासी सोवरेन बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि सरकार इसको नहीं जारी करती है, लेकिन सरकार का, जैसे सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है। जैसे हम कहें कि टाटा है, टाटा के साथ में उसका कोई एक, टाटा जिसके ऊपर हाथ रख दे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसी तरह से सरकार इसके ऊपर हाथ रख देती है कि हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी ले रही हूँ और आप जो है बांड जारी करिए। तो जैसे आपने सुना होगा कि इंडियन ऑयल ने जो है जारी किया था क्वासी सोवरेन बॉन्ड। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जारी करते रहते हैं क्वासी सोवरेन बॉन्ड। आप ये जानिए कि सोवरेन बॉन्ड जो है वो सरकार जारी करती है, और क्वासी सोवरेन बॉन्ड जो होता है ये सरकार उसकी जिम्मेदारी ज़रूर लेती है, लेकिन सरकार नहीं जारी करती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप देखें ये कि मैंने आपको पढ़ाया पहला जो है इक्विटी शेयर, और दूसरा मैंने पढ़ाया आपको प्रेफरेंस शेयर, और तीसरा मैंने आपको बताया डिवेंचर। चौथा मैंने आपको बताया बॉन्ड। ये आप मुझे बताएं कि ये हैं क्या, ये क्या आपके लिए एसेट हैं। आप एसेट का मतलब जान लीजिए कि एसेट क्या होते हैं। एसेट वो होते हैं जो आपके लिए आय का सृजन करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपके पास जो पैसा है वो क्या आपका एसेट है, तो आप पैसे को मान लीजिए कहीं भी लगा देंगे तो उससे आपके लिए इनकम जनरेट होगा। जैसे मैं कहूँ कि आपका कोई घर आपने बनाया, तो क्या वो आपके लिए एसेट है? बिल्कुल। घर में यदि आप रह रहे हैं तो आपका किराया बच रहा है, ठीक है।
वो आपका जो किराया देते वो आपका बच रहा है, समझिए वो उतने का बचत हो रहा है, तो वो आपका एसेट है। बाद में आप उसको बेचेंगे तो वो एक आपके लिए रेवेन्यू भी इकट्ठा कर सकता है। या फिर आपने उसको किराए पे दिया है तो आपको जो किराया आ रहा है वो भी आपके लिए आय का सृजन कर रहा है। आय का सृजन का मतलब कभी ये होता है कि आप बचत कर लें, जैसे मैं कहूँ कि 10 रुपया मैंने कमाया, ठीक है, जिसमें मैंने 2 रुपया खर्चा किया, 8 रुपया मैंने बचाया, ठीक है। अब मैं कहूँ कि 8 रुपया मैंने कमाया और मैंने कुछ भी गंवाया नहीं, बल्कि 8 रुपये पूरा बचा लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट तो यही है ना कि ये 2 रुपया मतलब आप घर में रह रहे होते तो ये खर्चा नहीं होता, और घर के बाहर रह रहे हैं तो आप भले 10 रुपये ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन ये जो है आपका ये हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि जैसे आपका घर है तो आपके लिए एक प्रकार का एसेट है, आपकी जो ज़मीन है वो आपके लिए एसेट है, आपकी जो गाड़ी है वो आपके लिए आय सृजन कर सकती है, वो आपके लिए एसेट है। ये सारी चीज़ें वो एक एसेट हैं जो आपके लिए आय का सृजन कर रही हैं, ठीक है। तो क्या इक्विटी शेयर आपके लिए एसेट है? ये आपके लिए आय का सृजन कर रहा है? बिल्कुल। आप भाई इक्विटी शेयर आप लेंगे तो कल बेचेंगे तो उससे प्रॉफिट होगा, तो आपके लिए आय का सृजन। प्रेफरेंस शेयर भी उसी तरह है, प्रेफरेंस और इक्विटी में जो फ़र्क है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये भी आपके लिए एक फिक्स अमाउंट जो है आपको प्रॉफिट देगा। डिवेंचर, इससे भी आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा, ऋण का जो ऋण की प्रकृति का होता है डिवेंचर, आपने ऋण दिया है तो उसका ब्याज मिलेगा। आपने बांड में आपने निवेश किया है तो इसमें भी आपके लिए एक निवेश है। तो इसका मतलब क्या है कि एक निवेश तो है ही है, ये एक निवेश है, ठीक है, ये आपके लिए एसेट भी है, ये आपके लिए एसेट है, ठीक है, निवेश है, आपके लिए एसेट है। अब हम आपको ये बताते हैं, आप मुझे बताएं ये क्या आपके लिए इन्वेस्टमेंट है? आपकी लैंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल है। आपका जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी आपके लिए जो है एसेट है, ठीक है। आपका जो प्लांट आपने लगाया है, प्लांट, वो भी आपके लिए एसेट है। आपने जो मशीन खरीदी हुई है ये भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट या जो है आपका एसेट है, तो बिल्कुल है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, आप मुझे बताएं कि यदि मान लीजिए आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, जो ज़्यादातर अधिकारी लोग सेलेक्ट होते हैं, तो जो हमारे यहाँ सामाजिक जो है कुरीति फैली है कि भ्रष्टाचार में आदमी लिप्त होने के बाद जब उसके ऊपर जांच टीमें बैठती हैं, ईडी का छापा पड़ता है, तो उसमें जो लिस्ट बनती है संपत्ति की, उस लिस्ट में क्या ये सारे शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे? कौन कौन शामिल होंगे? ये वाली लिस्ट शामिल होगी कि ये लिस्ट शामिल होगी कि दोनों लिस्ट शामिल होगी? आप मुझे बताएं। तो आप ये जान लें कि ये दोनों शामिल होगा। इसको जो है हम कहते हैं फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल निवेश है ये, ठीक है। और ये क्या है? ये वास्तविक निवेश है, वास्तविक निवेश। यानी कि जब आपकी लिस्ट बनेगी तो ये दोनों शामिल होंगे इसमें, और इसको हम वास्तविक निवेश कहते हैं, और ये फाइनेंशियल यानी वित्तीय निवेश कहते हैं, ठीक है। अब जब और थोड़ा सा आगे हम, चूंकि इसके बाद एफडीआई एफपीआई बताएंगे, तो एफडीआई वाले क्या करते हैं? वो वास्तविक निवेश में निवेश करते हैं। इसमें एफडीआई वास्तविक निवेशक होते हैं, और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं वो फाइनेंशियल निवेशक होते हैं, ठीक है, एफपीआई। तो ये चीज़ है, ठीक है। और इन दोनों को यानी कि फाइनेंशियल और वास्तविक, ठीक है, रियल जो है, रियल आपका निवेश है, ये दोनों निवेश यानी वास्तविक और जो है फाइनेंशियल निवेश को, दोनों को कंबाइंड रूप से हम पूंजीगत निवेश कहते हैं, ठीक है। और पूंजीगत निवेश जो है, पूंजीगत निवेश से हमें जो है एक, अब आगे मैंने आपको कहा था कि पूंजीगत निवेश,
पूंजीगत निवेश से क्या होगा, फिर उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी तो आपके लिए जो है उत्पादन होगा, उत्पादन के होने पर आपके लिए आय का सृजन हो जाएगा, इससे देश की इनकम बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें बाद में होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, हम आपको पब्लिक कंपनी के बारे में बताते हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, इसके पहले भी मैंने थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताया था, मैं आज इसका आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये काम करती है। जैसे पब्लिक कंपनी यानी कि कंपनी का कॉन्सेप्ट हम घरेलू पूंजी को इकट्ठा करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये अपने शेयर को पब्लिकली ओपन हम कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक को ये अपना शेयर ओपन करती है, देती है, जिसके एवरेज में ये पैसा इकट्ठा करती है और उसमें फिर उत्पादन करती है। अब ये किस प्रकार से काम करती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कंपनी का पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन हो गया 1956/2013 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। सबसे पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया। कंपनी का रजिस्ट्रेशन जब हो गया तो कंपनी अस्तित्व में आ गई। मान लीजिए ये कंपनी हो गई XYZ कंपनी, ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन होते ही कंपनी का जो है आर्टिफिशियल व्यक्ति का जो है एक निर्माण हो जाता है, जो कि एक कंपनी के रूप में होता है और वो कंपनी XYZ होता है, ठीक है। और एक आप और यहीं से समझते चलें कि इसको चूँकि ये आदमी नहीं है कि अपने आप से कुछ भी कर पाए, तो इसको काम कराने के लिए इसके प्रॉपर वर्किंग में जो है ये रहे और ये काम करने का जो इसका तरीका है वो अपने हिसाब से कर पाए, उसके लिए एक्चुअल में ये नहीं करती है, ये अपने आप से करवाती है। लेकिन करने वाले लोग जो होते हैं, इस कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसी में आपने नाम सुना होगा कि MD, CEO, इन सब ये सब जो है कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। कंपनी के मालिक मैं आपको भी बताता हूँ कौन होते हैं। ये जो है कंपनी के कर्मचारी होते हैं, ये काम करते हैं कंपनी के लिए, उसके एवरेज में इनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। ये मालिक नहीं होते हैं। कंपनी का मालिक कौन होता है, जो शेयर होल्डर होता है, जो शेयर खरीदता है। अब ठीक है, अब ये क्या करेगी, कंपनी को चूंकि अब पैसा चाहिए, पैसा बिना पैसे के वो कोई उत्पादन नहीं कर सकती है। अब वो पैसा इकट्ठा करने के लिए उसके पास एक तरीका है कि वो ऋण पत्र जारी कर दे। ऋण पत्र जारी कर दे तो उसके लिए फिर ऋण उसको देना पड़ेगा, चूँकि ब्याज देना पड़ेगा। तो उसके पास एक जो एक तरीका है वो है कि शेयर जारी करके। लेकिन शेयर जारी करने का मैं अब बताता हूँ कि इसमें 3 प्रकार के शेयर वो जारी करता है। जब आप 3 प्रकार के क्या, वो शेयर जब जारी करता है कि उसमें 3 अपनी जो क्षमता के हिसाब से, उसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से 3 टाइप के जो है उसमें शेयर हो जाते हैं। शेयर में वो क्या होता है कि एक समतुल्य, जैसे कोई शेयर उसने जारी किया, ठीक है, एक शेयर उसने जारी किया। ये एक्चुअली शेयर का टाइप नहीं है। जब वो वहाँ पे प्राथमिक बाजार, मैं उसको समझाऊंगा भी, जब प्राथमिक बाजार में वो जाता है बेचने के लिए, तो उसको बेचने के 3 तरीके होते हैं उसके पास। एक्चुअली शेयर वो 3 टाइप का नहीं है, उसके 3 तरीके हैं बेचने के। जैसे मैं हूँ, मुझे कोई नहीं जानता है, मैं कोई शेयर ले जाऊँगा तो मैं कैसे बेचूंगा उसको, चूँकि कोई ख़रीदेगा नहीं, तो कुछ लुभावने ऑफ़र दूंगा। लेकिन अभी टाटा वहीं पे बेचेगा, तो टाटा जब बेचेगा तो वो चूँकि उसकी शेयर को सब जानते हैं, उसकी फेस वैल्यू को, तो उसके शेयर पे लोग टूट पड़ेंगे, तो वो अपने हिसाब से क्राइटेरिया तय करता है। तो मैं वो चीज़ बताता हूँ कि एक जो है तरीका है समतुल्य बेचने का। जैसे मान लीजिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तय किया कि कोई शेयर है जिसकी हम कीमत 10 रुपया रखेंगे, ठीक है। अब इसको कंपनी चलाने के लिए ज़रूरत कितनी थी, 10 लाख की, ठीक है। आप ये समझिए कि कंपनी चलाने के लिए इसको ज़रूरत है 10 लाख रुपए की। एक शेयर की कीमत है 10 रुपया, तो ये कितने शेयर जारी करेगा, 1 लाख शेयर जारी करेगा, ठीक है। टोटल 1 लाख जो है शेयर ये जारी करेगा। और कितने रुपए का प्रति शेयर होगा, तो 10 रुपए का एक शेयर होगा। तो ये समतुल्य जो होता है, कि समतुल्य का मतलब वो जितने का शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तय किया हम उतने में ही बेच दें। तो समतुल्य का मतलब एक तो तरीका है कि हम 10 रुपये में ही प्रति शेयर के हिसाब से बेच दें, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम प्रीमियम, जैसे मान लीजिए कंपनी की एक वैल्यू है,
तो कंपनी जो है उससे कुछ बढ़ा कर रेट जो है बेचती है शेयर को, जो उसकी फेस वैल्यू है। एक्चुअली में जो फेस वैल्यू तय हुआ, जैसे 10 रुपये का नोट लीजिए तो 10 रुपये की फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये की फेस वैल्यू 10 रुपया है। तो उसी तरह कंपनी जो बनती है तो कंपनी की लागत और सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा चूँकि ये भी टॉपिक को पीछे का, तो उसमें क्या होता है कि इसको मैं जब शेयर मार्केट बताऊंगा तो चूँकि वो थोड़ा सा कॉमर्स से रिलेट होता है तो मैं वो सारी चीज़ें और डिटेल में बताऊँगा। तो ये जैसे जितना ज़रूरत है इसके लिए आप उतना ही पढ़ें ना, तब ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो ये प्रीमियम जो होता है इसका, तो उसमें ये कुछ रुपए बढ़ाकर आप देखते होंगे कि 12 रुपये में आ गया। जब आप शेयर मार्केट में आप जब जाते हैं, डाउनलोड करते हैं कोई ऐप, तो उसमें एक क्राइटेरिया दे रहता है कि इतने से इतने। तो प्रीमियम क्वालिटी में ऐसी चीज़ें होती हैं, वो फेस वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा बेचते हैं और ये लिमिट कोई तय नहीं है, वो कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक होता है बट्टा। जैसे हम और आप जब कोई कंपनी खोल के काम करने जाएंगे तो हम कंपनी पे बट्टा देंगे। जैसे 10 रुपये का प्रति शेयर है हमारी नज़र में, लेकिन अब उसमें कुछ छूट दे देंगे। तो जैसे छूट मैंने देकर 9 रुपये का दे दिया। तो ये 3 तरीके होते हैं हमारे शेयर को बेचने के। एक समतुल्य, जो फेस वैल्यू है शेयर की हम उतने में ही बेचते हैं। दूसरा ये कि प्राइम, जो उसकी प्रीमियम क्वालिटी का मान के हम 2 रुपये बढ़ा कर बेच सकते हैं। एक बट्टा 1 रुपये घटा कर बेच सकते हैं, ठीक है। अब आप समझें कि कंपनी को मान लीजिए ये 10 लाख रुपया आ गया, लेकिन ये 10 लाख रुपया आता कहाँ से है? ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि शेयर मार्केट से ही आ जाता है, लेकिन शेयर मार्केट से कंपनी को पैसा नहीं मिलता है। कंपनी को मिलता है पैसा प्राथमिक बाजार से, ठीक है। प्राथमिक बाजार, इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है, जैसे ये मान लीजिए XYZ कंपनी है, इसने अपने शेयर को इस बाज़ार में लाके बेचने के लिए लेके आई, और जो ये है इसको IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरेंस। ये पहली बार जब पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है प्राथमिक बाज़ार में, तो उसको इनिशियल IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। इसमें कंपनी लेके आती है बाज़ार में, 10 लाख उसको इकट्ठा करना है। 10 लाख इकट्ठा करने के लिए वो यहाँ पे IPO जारी करती है, और IPO जो जारी होता है वो प्राथमिक बाज़ार में होता है। प्राथमिक बाज़ार से ही सरकार को पैसा मिल जाता है, सरकार को नहीं, कंपनी को पैसा मिल जाता है, सॉरी। कंपनी को जैसे पैसा मिल गया, अब कंपनी ये पैसा ले ली और शेयर जो है अपना दे दी। तो शेयर यहाँ के जो पब्लिक ने जो शेयर ख़रीदा, तो उनके पास शेयर आ गया उसके डीमेट अकाउंट में, और जो कि पब्लिक ने पैसा शेयर खरीदने में जो खर्चा किया वो पैसा चला गया कंपनी के पास। अब कंपनी क्या करती है कि कंपनी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के अपना उत्पादन शुरू करेगी। उत्पादन से जो लाभ होगा वो एक हिस्सा जो है इनको मिल जाएगा। और देखिए क्या होता है, जैसे कंपनी ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया, इनका तो फिक्स है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इनकी जो सैलरी है वो फिक्स है, इनको उतना मिलेगा। अब उसके बाद जब जो और शेष बचा, यदि इन्होंने कोई ऋण नहीं ले रखा है, कंपनी ने अगर ऋण ले रखा है तो ऋण का जो इंटरेस्ट और जो उसका इंस्टॉलमेंट आएगा वो चला जाएगा एक हिस्सा, क्योंकि वो कंपलसरी पेमेंट है, वहाँ चला जाएगा। और दूसरा फिर जो ये हैं जिन्होंने शेयर खरीदा है, ठीक है, उसके आगे वाला मैं शेयर मार्केट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आप जान लें कि इनका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है शेयर होल्डर को मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे हम चल के आते हैं कि जैसे आप खुद सोचें कि आपने कोई शेयर ख़रीदा है। शेयर खरीदने का मतलब आपने कोई निवेश किया है, लेकिन अगर जैसे निवेश आपने किया और आपको ज़रूरत पड़ जाए बीच में कि हमें मान लीजिए 1 साल बाद 2 साल बाद हमको ज़रूरत पड़ गई, 1 महीना 2 महीना बाद, कि हमें अब पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे की जो ज़रूरत है तो आपको पैसा वो कैसे मिलेगा? क्योंकि कंपनी ने आपने जो पैसा दिया उस पैसे को उठा के कंपनी ने तो लगा दिया शेयर मार्केट, वो उसमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीज़ें उन्होंने बना ली, उत्पादन शुरू कर दिया। तो और कंपनी ने एक बांड भी आपसे भरा लिया कि हम आपको पैसा तभी वापस करेंगे जब हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, तब, उसके पहले हम आपको ये पैसा वापस नहीं करेंगे। तो आपको पैसा भी नहीं मिलना इधर से, और कंपनी चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीज़ लगाई है तो आप कोई चीज़ वहाँ से जाके ले भी नहीं सकते। तो अब क्या तरीके हैं कि जिससे आप जो है
अपने जो पैसा लगाया है उसको लोशीलता, लिक्विडिटी कहते हैं कि आप का उस पैसे की क्या लोशीलता है कि आपको कब मिल जाए। चूँकि पैसा आपने कमाया है तो वो पैसा आपको मिलना भी तो चाहिए जब ज़रूरत हो आपको। तो तभी ये कॉन्सेप्ट आता है शेयर बाज़ार का। मुझे लगता है ये चीज़ समझ रहे होंगे कि जैसे मैं मान लीजिए आपने शेयर खरीदा, ठीक है। अब शेयर खरीदा इस कंपनी से, कंपनी को आपने पैसा दे दिया, उसके बदले में आपने शेयर ले लिया। अब कंपनी क्या है, क्योंकि आपके पैसे को रख के वो कुछ करेगी नहीं, उसने क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, अपना उत्पादन शुरू किया और उससे जो प्रॉफिट आता है वो आपको एक हिस्सा देती है। लेकिन आपको अब चाहिए कि मैंने मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो अब हमको भैया अब हमारा पैसा चाहिए। तो पैसा आपका तो मिल ही नहीं सकता, पैसा आपका, चूंकि जो पैसा आपने लगाया था उसकी तो कंपनी लग गई। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आप जाके वहाँ से बोल्ट निकाल लेंगे कि कुर्सियाँ वहाँ उठा लाएंगे? तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगे, चूँकि वो पहले से ही बांड में भरा जा चुका होता है कि आपको ये पैसा अब तभी वापस किया जाएगा जब ये कंपनी बंद होने पे आएगी। जब कंपनी बंद होगी, जो उसको बेच कर मिलेगा वो आपको वापस किया जाएगा, ठीक है। अब चूँकि आदमी फिर निवेश क्यों करेगा जब उसका पैसा फंसा रहना है? तो अब उसकी पैसे की जो लोशीलता है उसको लोशीलता बनी रहे, इसके लिए क्या करते हैं कि अब हम लोगों ने शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट रखा कि आप जब चाहें तब अपना पैसा शेयर को बेचें और उसके एवरेज में जो है पैसा अपना लेकर अपना काम कर लें। तो आप ये समझें कि शेयर मार्केट से कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी में ये जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में पब्लिक बेचती है और पब्लिक ही खरीदती है। यहाँ जो होता है, देखिए यहाँ पे प्राथमिक बाजार में कंपनी बेचती है शेयर को और पब्लिक खरीदता है, यानी कि कंपनी शेयर बेचती है और पब्लिक खरीदती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक बेचती है और पब्लिक ही खरीदती है। शेयर मार्केट और प्राथमिक शेयर में ये अंतर है। और शेयर मार्केट से आप जान लें कि शेयर मार्केट से कंपनी का कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। यदि आपका शेयर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी का जो लेना देना है वो प्राथमिक बाजार से था, वो भी हो चुका है। अब जो ऊपर नीचे होगा वो आपका ऊपर नीचे हो रहा है, वो कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको जो समझाने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि कंपनी किस तरह से काम करती है और किस तरह से आपके पैसे की लोशीलता बनी रहती है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जो लोग नए नए मेरे क्लास में आए हैं, चूँकि इसका लिंक कहीं ना कहीं पीछे से है, तो आप ज़रूर जाके पीछे की क्लास ज़रूर देख लें, जिससे आपका एक फ़्लो बन जाए। नहीं तो आप नए क्लास में आएंगे तो आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो कि पीछे से लिंक रहती हैं, तो आपको सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो आप प्रीवियस क्लासेस जाके करके देखें। आप पहले दिन से क्लास शुरू करेंगे, आप बहुत ही कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। और यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है और मैं सकारात्मक मेहनत कर रहा हूं, ऐसा आपको महसूस होता है, तो आप मेरा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये जो मेरा इकोनॉमिक्स की जर्नी है, ये स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, और साथ में जो इकोनॉमिक्स को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं प्रयास करता हूँ ऐसा समझाने का कि सभी को समझ में आ जाए, और इससे कहीं ना कहीं आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, आपका जो परसेप्शन है उसमें सुधार होगा, सही परसेप्शन आप लोगों का होगा। थैंक यू। आप लोग मेरा सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।